दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना ताकि मूवी समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। जिस मूवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत योकोहामा पोर्ट से होती है जो जापान में पड़ता है। यहाँ पोर्ट पर काम कर रहे वर्कर्स रोज की तरह शिप से सारे कंटेनर को पोर्ट पर शिफ्ट कर रहे थे। इसी दरमियान जब एक क्रेन एक कंटेनर को रख रहा था तभी कंटेनर की वजह से क्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और कंटेनर छूट जाती है। कंटेनर के गिरते ही जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो कंटेनर से बाहर आ जाती है। लाल चंदन की लकड़ियां देखकर पोर्ट पर काम कर रहे सारे वर्कर्स परेशान होने लगते हैं, ये कहकर कि आखिर ये लकड़ियां किसने भेजी है। इसलिए अब वे लोग तुरंत ही अपने बॉस को वहां पर बुलाते हैं। बॉस के आने के बाद जब वे लोग शिपिंग कंपनी को चेक करते हैं तो वहां पर किसी बशाप का नाम लिखा हुआ था। साथ ही वहां पर एक भारतीय मजदूर भी लकड़ियों के साथ बेहोश पड़ा था। ये देखकर जैपनीज को समझ नहीं आता आखिर वो मजदूर बिना खाना पानी के 40 दिनों तक कंटेनर में कैसे जीवित रहा था। इसके बाद वे लोग उस मजदूर को बांधकर उल्टा लटका देते हैं और पूछते हैं आखिर वो कौन है और ये किसका माल है। साथ ही वे लोग वहां पर किसी दूसरे इंडियन को भी बुलाते हैं उस मजदूर की भाषा को समझने के लिए, क्योंकि सारे लोग तो वहां पर जापानीज जानते थे। पर उसी समय जब वे लोग कंटेनर को पानी की परछाई में देखते हैं तो उस परछाई में कंटेनर सीधा दिख जाता है जिस पर पुष्पा नाम लिखा हुआ था। नाम पढ़कर तो सारे जापानीज समझ आते हैं वो कंटेनर पुष्पा का है। इसलिए अब सारे जापानीज हथियार निकालकर पुष्पा से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था वे लोग पुष्पा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इतने में पुष्पा को भी होश आ जाता है और वो भी रस्सी को काटकर नीचे आता है। वैसे पुष्पा इस जगह को देखने और जानने आया था जहाँ उसका माल जा रहा है वहाँ के लोग कैसे हैं और उसका माल जा कहाँ रहा है, क्योंकि जो माल पुष्पा जापान में भेजता वो जापान तो आ जाता था मगर जापानी पैसा भारत नहीं पहुंच रहा था। खैर नीचे आते ही पुष्पा सभी से फाइट करने लगता है। साथ ही उन लोगों से जापानीज में बात भी कर रहा होता है जिसे उसने एक किताब से इन 40 दिनों में ही सीख लिया था। यहाँ पर करीबन 5 मिनट तक फाइट होने के बाद पुष्पा को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। तभी हमें फिर से पुष्पा की बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है जब पुष्पा बचपन में भी पानी में डूब रहा था। दरअसल जब कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तभी उनका बॉल तालाब में चला गया था। इसलिए वो बच्चे पुष्पा को ही बॉल निकाल कर लाने बोलते हैं मगर पुष्पा जाने से मना करता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। लेकिन फिर भी पुष्पा दौड़ता हुआ जाकर तालाब में कूद जाता है क्योंकि उसके दोस्तों को साबित करना था उसके पिता मुल्लेटी वेंकटेश रमन ही हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन बच्चों ने शर्त रखी थी कि वो मुल्लेटी वेंकटेश रमन को पुष्पा का पिता तभी मानेंगे जब पुष्पा तालाब से बॉल निकाल कर ले आएगा। खैर पुष्पा के पानी में जाते ही वो डूबने लगता है मगर इतने में ही चिल्लाते हुए पुष्पा की नींद खुल जाती है तो पता चलता है इतने देर से पुष्पा सपना देख रहा था। खैर अगले दिन रोज की तरह सारे मजदूर एक जगह पर इकट्ठा होकर पुष्पा की गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ पता चलता है एक मजदूर की 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। फिर भी वो मजदूर काम पर आया था, इसलिए नहीं कि उस मजदूर को पैसे कमाने थे बल्कि इसलिए वो काम पे आया था ताकि मार्केट में पुष्पा की इज्जत बनी रहे और माल तय समय पर ही डिलीवर हो। खैर गाड़ी आते ही सारे मजदूर गाड़ी में भी बैठ जाते हैं। तभी देखते हैं उन मजदूरों के साथ शेखावत भी गाड़ी में बैठ जाता है जो यहाँ भेष बदलकर मजदूरों के बीच शामिल हो गया था जबकि वो एक पुलिस वाला है। इसके बाद सभी जंगल से होते हुए अपनी जगह पर पहुंचकर हथियारों की पूजा करते हैं और फिर लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर काम करने के बाद फाइनली शेखावत अपने कैरेक्टर में आता है और सभी मजदूरों को लकड़ियां पकड़े हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है। साथ ही शेखावत वहां पर पूरी पुलिस फोर्स को बुलाकर सभी को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ शीनू जिसकी शादी होने वाली थी
अब उसके शादी का वक्त हो गया था, मगर शीनू अभी तक घर नहीं आया था। आता भी कैसे, सारे मजदूर जेल में जो बंद थे। तभी पुष्पा भी अपने लोगों के साथ थाने पहुंच जाता है और सिर्फ उसी लड़के को निकलवाने बोलता है जिसकी आज शादी होने वाली थी। बदले में पुष्पा एक लड़के को भी लाया था जो शीनू की जगह पर ही जेल के अंदर रहने वाला था, मगर थानेदार शीनू को बाहर निकालने से मना कर देता है। थानेदार का कहना था अब रूल्स बदल चुके हैं। ये सुनकर तो पुष्पा उन लोगों से ही पूछने लगता है कि जब वो सभी को भर भर के पैसों से मदद कर रहा था तो उस वक्त ये सब रूल कहाँ गए थे, जैसे कि किसी के शादी में दहेज देना हो या किसी के बेटे को शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन कराना हो, और भी बहुत तरह की चीजें थी जिसका थानेदार के पास कोई भी जवाब नहीं था। बाद में एक पुलिस वाला खुद ही ताले खोलकर शीनू को बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद जब पुष्पा उस मजदूर को देखता है तो उसके सीने पर निशान पड़े हुए थे। ये देखकर तो पुष्पा अब सारे मजदूरों को चेक करता है तो पता चलता है पुलिस ने जेल में डालने से पहले सारे मजदूरों को बहुत ही मारा था, पर किसी ने भी पुष्पा का नाम तक नहीं लिया था। वहीं पुष्पा मजदूरों के निशान को देखकर ठान लेता है अब वो थाने से सारे मजदूरों को लेकर ही जाएगा। कुछ देर बाद जब शेखावत थाने आकर देखता है तो वहाँ कैदी तो छोड़ो, कोई पुलिस वाला भी नहीं था। दरअसल पुष्पा जब सारे लोगों को ले जाने लगा था तो पुलिस चिंता करने लगी थी कि उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए पुष्पा ने सारे पुलिस वालों को जितनी सैलरी अभी से रिटायरमेंट तक बनती थी वो पहले ही दे दिया था। साथ ही वो पैसे भी जो पुलिस वाले रिश्वत लेकर महीने में कमा लेते थे, जिस कारण सारे पुलिस वाले उसी वक्त इस्तीफा देकर घर चले गए थे। खैर आगे देखते हैं। पुष्पा एमएलए के साथ सीएम की एक मीटिंग में जाने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली पुष्पा को सीएम के साथ एक फोटो खिंचवाकर लाने बोलती है ताकि वो घर में फोटो लगाकर सभी को बता सके कि उसका पति सीएम के साथ उठता बैठता है। ये सुनकर पुष्पा भी फोटो खिंचवाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद एमएलए और पुष्पा दोनों ही सीएम के पास भी पहुंच जाते हैं, जहां सीएम एमएलए के साथ फोटो तो खिंचवा लेता है, लेकिन जब पुष्पा सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लगता है तो सीएम पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देता है, ये कहकर कि पैर की जूती कितनी भी सुंदर क्यों न हो उसे सर पर नहीं पहना जाता। ये बात सुनकर पुष्पा शांत हो जाता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद एमएलए भी बाहर आकर सबसे पहले पुष्पा का ही हालचाल पूछता है, क्योंकि वो अंदर के माहौल को देखकर बहुत ही डर चुका था। मगर पुष्पा अभी बिल्कुल शांत था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि पुष्पा समझता था सीएम को पुष्पा जैसे स्मगलर के साथ फोटो खिंचवाने में तकलीफ हो सकती है। जैसे कि अगर कल को एमएलए सीएम बन जाता है तो हो सकता है उसे भी पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाने में तकलीफ होगी। लेकिन ये बात सुनकर एमएलए बोलता है उसे क्यों तकलीफ होगी, वो तो जरूर फोटो खिंचवाएगा। एमएलए की ये बात सुनकर पुष्पा एमएलए को ही सीएम बनने के लिए बोलता है, लेकिन एमएलए पुष्पा की बातों को मजाक में लेने लगता है, क्योंकि उसका कहना था सीएम बनने के लिए बहुत ही पैसों की जरूरत है, लगभग 100 करोड़ रुपए, जो फिलहाल पुष्पा के पास नहीं थे। लेकिन पुष्पा बोलता है वो 500 करोड़ देगा। ये सुनकर तो एमएलए के होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर पुष्पा इतने पैसे कहां से लाएगा। तो पुष्पा भी बोलता है पैसे की फिक्र वो ना करे। साथ ही पुष्पा एमएलए को दिल्ली जाकर किसी प्रताप रेड्डी से मिलने भी बोलता है। इसके बाद पुष्पा एमएलए के साथ ही एक फोटो खिंचवाकर उसे फ्रेम करवाकर रखने बोलता है, क्योंकि जिस दिन एमएलए सीएम के शपथ लेता उसी दिन पुष्पा वो फोटो श्रीवल्ली को गिफ्ट करने वाला था। पुष्पा का कहना था वो श्रीवल्ली की हर बात मानेगा और उसके लिए जो करना पड़े वो जरूर करेगा। सीएम ऑफिस से बाहर आते ही मीडिया भी पुष्पा से फोटो के बारे में पूछने लगती है, जिस पर पुष्पा बहाना बनाकर बताता है सीएम अभी बिजी थे इसलिए उन्होंने फोटो नहीं खिंचाए, मगर वो 24 जुलाई को घर आकर पुष्पा के साथ जरूर फोटो खिंचवाएंगे। ये बात बताकर पुष्पा वहां से चला जाता है। इधर एमएलए सीताप्पा भी प्रताप रेड्डी से मिलने दिल्ली पहुंच जाता है और सीएम की कुर्सी के लिए बात करने लगता है, मगर रेड्डी सीताप्पा को मना कर देता है, ये बोलकर कि वो अभी सीएम की कुर्सी लायक नहीं है। इतने में प्रताप रेड्डी के पास उनके भाई सुब्बा रेड्डी का फोन आता है, जो बताता है पुष्पा उसके पास
5 करोड़ रुपए लेकर आया है। ये बात सुनकर प्रताप रेड्डी पुष्पा से बात करता है और पैसे देने की वजह पूछता है। तो पुष्पा भी बताता है ये पैसे तो सिर्फ सिप्पा रेड्डी की फी थी प्रताप रेड्डी से बात कराने की। साथ ही पुष्पा एक स्पेशल सोफा प्रताप रेड्डी के लिए भी भिजवाता है जिसमें पूरे 25 करोड़ रुपए थे। इसके बाद पुष्पा खुद ही प्रताप रेड्डी से सितप्पा को सीएम बनाने के लिए बोलता है। मीटिंग खत्म होने के बाद एमएलए बाहर आकर पुष्पा पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे डर था अगर इसी तरह पैसे बांटते रहें तो सिंडिकेट के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन पुष्पा एमएलए को बेफिक्र रहने बोलता है क्योंकि अब पुष्पा मुर्गन को बीच से हटाकर डायरेक्ट विदेश में माल भेजने वाला था। तभी देखते हैं पुष्पा एक विदेशी से डील करने के लिए दुबई आया था। यहाँ पर वो विदेशी पुष्पा को छोटा मोटा डीलर समझ रहा था, इसलिए उसका कहना था वो यहाँ 1000 टन से कम की डील नहीं करेगा क्योंकि 100 या 200 टन की डील करना रहता तो वो इंडिया में कॉल कर किसी से भी मांग सकता था। ये बात सुनकर पुष्पा भी बोल देता है तू 100 टन क्या 10 टन माल भी मंगा कर देख ले, तुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पर वो विदेशी पुष्पा को हल्के में ले रहा था, इसलिए वो पुष्पा के सामने ही सभी को कॉल करने लगता है। लेकिन वो जिसे भी 100 टन के लिए कॉल करता वो थोड़ा वक्त मांग कर सीधा पुष्पा को ही कॉल लगाता और 10 टन की मांग करता, मगर पुष्पा कोई ना कोई बहाना करके माल देने से मना कर देता। ये देखकर तो वो विदेशी भी समझ जाता है पुष्पा कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, वो तो जंगल का शेर है। खैर यहाँ पर पुष्पा उस विदेशी से 2000 टन की डील करने बोलता है और 1 टन का 2.5 करोड़ में डील पक्की हो जाती है जो कि होते हैं पूरे 5000 करोड़ रुपए। मगर यहाँ पर भी पुष्पा उससे 4900 करोड़ की मांग करता है। बाकी के बचे हुए पैसे के बदले में पुष्पा उस आदमी का हेलीकॉप्टर ही लेकर चला जाता है। बाद में सिंडिकेट आते ही पुष्पा अपने एरिया के सारे लोगों को कॉल कर किसी से 100 टन तो किसी से 200 टन की मांग करता है क्योंकि इस बार ऑर्डर 2000 टन का था। इसलिए समस्या ये थी कि मजदूर ज्यादा नहीं थे तो माल समय पर नहीं मिल पाता। ये सुनकर पुष्पा 2000 के बदले में मजदूरों को दिन का 10,000 देने को बोलता है। साथ ही मजदूरों को बढ़ाने की बात भी बोलता है, जिसके बाद तो मजदूरों और ट्रकों की लाइन लग जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने एरिया से जितना हो सकता था पुष्पा को माल देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन एक एरिया था जहां से पुष्पा बहुत ही कम माल मंगवाता है क्योंकि वो एरिया मंगल सिन्हो के इलाके में पड़ता था। लेकिन बिच्चा रेड्डी जो उस एरिया में रहता था वो वहां से माल लाने का जिम्मा लेता है, इसलिए पुष्पा उसे भी भरपूर ऑर्डर दे देता है। आगे देखते हैं जब मंगल की वाइफ दक्षा को पता चलता है पुष्पा हजारों टन माल चाइना भेज रहा है तो उसे रहा नहीं जाता और वो सीधा शेखावत के पास आती है क्योंकि शेखावत अपनी इंसल्ट के बाद मुंह छुपाए हुए बैठा था। लेकिन दक्षा उसे बता देती है बिच्चा रेड्डी उसके एरिया से माल ले जा रहा है, इसलिए वो बिच्चा रेड्डी को ही जाकर डराने बोलती है क्योंकि बिच्चा रेड्डी पहले मंगल सिन्हो के यहाँ ही काम करता था पर अब सिंडिकेट का मेंबर बन चुका था। साथ ही दक्षा उससे पता लगवाने बोलती है कि आखिर पुष्पा सारा माल कहाँ रखवा रहा है क्योंकि उसका गोडाउन कहाँ था कोई नहीं जानता था, बस इतना पता था माल जंगल से निकाला जा रहा है। इसके बाद शेखावत पुलिस फोर्स के साथ ब्रिज पर ही बिच्चा रेड्डी के ट्रक को रोककर उसमें आग लगा देता है। जब बिच्चा रेड्डी वहां आकर शेखावत को रोकने की कोशिश करता है तो शेखावत उसे मारने की धमकी देने लगता है, मगर बिच्चा रेड्डी की आंखों में डर दिख ही नहीं रहा था, जिस कारण शेखावत को और भी गुस्सा आ जाता है। फिर क्या था, शेखावत बिच्चा रेड्डी को ही सच में ब्रिज से नीचे फेंक देता है और सभी को बताने बोलता है बिच्चा ने डर कर आत्महत्या कर लिया है। आगे जब बिच्चा रेड्डी को जलाया जा रहा था तो वहाँ पर पूरे सिंडिकेट के लोग मौजूद थे। तभी वहाँ पर सितप्पा भी आकर बिच्चा रेड्डी को अग्नि देता है। लेकिन जब सितप्पा वहाँ से जाने लगता है तो सब उसके डिसीजन को गलत ठहराने लगते हैं, ये बोलकर कि सिंडिकेट को पुष्पा के हाथ में सौंपकर उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से अभी तक 2 से 3 लोग मारे गए थे। आगे पता नहीं और कितनों की जान जाने वाली थी, इसलिए अब सिंडिकेट के लोग पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह करवाने बोलते हैं या फिर सिंडिकेट मंगल को ही सौंप देने बोलते हैं। ये सुनकर सितप्पा शमशान से सीधा
शेखावत के पास जाता है और ये सब बंद करने के लिए बोलता है। वैसे सितप्पा शेखावत के ट्रांसफर के लिए सीएम से बात करी थी, पर सीएम शेखावत का ट्रांसफर करवाने से मना कर दिए थे। यही वजह थी कि सितप्पा चाह कर भी शेखावत का ट्रांसफर नहीं करा सकता था। इसलिए सितप्पा शेखावत को पुष्पा से 10 करोड़ रुपए मुआवजा दिलवाने बोलता है। उनका कहना था, छोटी सी बात को शेखावत दिल की तरह लंबा खींच रहा है। ये सुनकर शेखावत को अब रहा नहीं जाता और वो सीधा सितप्पा को ही शर्ट उतारने के लिए बोलने लगता है, जिस पर पहले तो सितप्पा गुस्सा होता है, मगर शेखावत सितप्पा को बताता है उसे भी ऐसा ही लगा था जब पुष्पा ने शेखावत के कपड़े उतरवाए थे, जबकि वहां पर सिर्फ पुष्पा और शेखावत ही मौजूद थे। ये सुनने के बाद सितप्पा भी थाने में ही अंदर से गेट लगाकर खुद भी शर्ट और पैंट उतार देता है। उनका कहना था, इस बिजनेस के लिए जितना पुष्पा जरूरी है उतना ही शेखावत भी जरूरी था। इसलिए अब सितप्पा शेखावत की इच्छा पूछते हैं कि आखिर ये सब रोकने के लिए उसे क्या चाहिए। जब शेखावत कुछ नहीं बता पाता तो सितप्पा खुद ही पुष्पा को शेखावत से माफी मंगवाने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर शेखावत बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि पुष्पा उससे सॉरी बोलेगा। पर सितप्पा यकीन दिलाते हैं कि पुष्पा उससे सॉरी बोलेगा, क्योंकि सितप्पा का कहना था वो जो बोलेंगे पुष्पा वही करेगा। इसलिए अब शेखावत भी मान जाता है। अगले दिन इसी बात को लेकर एक पार्टी भी दी जाती है, जहां आकर पुष्पा सॉरी बोलने वाला था। पार्टी में शेखावत समय पर भी पहुंच जाता है, लेकिन पुष्पा अभी तक नहीं आया था। तभी देखते हैं घर पर ही पुष्पा ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहा था, क्योंकि पुष्पा पहली बार आज किसी को सॉरी बोलने जा रहा था। वो सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि पूरा सिंडिकेट अब मंगल को सपोर्ट कर रहा था। अगर पुष्पा जाकर सॉरी नहीं बोला तो सिंडिकेट में जो भी फैसला लिया जाता सभी को मानना पड़ता। इसलिए पुष्पा नशे में ही टली होकर पार्टी में भी पहुंच जाता है, जहां केशव और उसकी बाइको श्रीवल्ली भी उसके साथ थी। पार्टी में आने के बाद बहुत देर तक हिचकिचाते हुए पुष्पा सॉरी बोल देता है। सॉरी सुनने के बाद तो शेखावत पागल ही हो जाता है और बार बार पुष्पा के बोले हुए शब्द को रिवाइंड कर सुनने लगता है, क्योंकि एक रिकॉर्डर से उसने पुष्पा का सॉरी वाला शब्द रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन पुष्पा सॉरी बोलने के बाद वहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरता और तुरंत ही निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त पुष्पा को रह रह कर अफसोस हो रहा था और खुद से बहुत ही घृणा हो रही थी। इसलिए वो अपने बाइको और केशव से पूछता है कि क्या उसने जो किया सही किया, जिस पर दोनों का जवाब था पुष्पा ने जो किया वो सही किया। पर पुष्पा को लग रहा था सभी उस पर हंस रहे होंगे, क्योंकि अब पुष्पा की अकड़ जो कम हो गई थी, जो पुष्पा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए अब पुष्पा रास्ते में ही गाड़ी रोककर दोनों को उतार देता है और वापस फिर से पार्टी में पहुंच जाता है। इधर मंगल भी पार्टी में उदास होकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था पुष्पा सॉरी बोल देगा। लेकिन तभी पुष्पा वहां आकर शेखावत को गाड़ी सहित ठोक देता है, जिस कारण शेखावत की कार तो पुल में जाती ही है, शेखावत भी डूब जाता है। ऊपर से पुष्पा सबके सामने पुल में ही मूत्र विसर्जन करने लगता है। शेखावत जब पुल से बाहर आता है तो पुष्पा को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। बाद में कुछ लोग मिलकर शेखावत को पुल से बाहर निकालते हैं और उसे नहलाने लगते हैं। लेकिन शेखावत यहाँ पर बहुत ही हैरान था, ये सोचकर कि वो तो गाड़ी में बैठने वाला था, तो अचानक वो पानी में कैसे चला गया। दूसरी तरफ अब पुष्पा भी उस आदमी को खोजने लगता है जो सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बदलने की बात करी थी, क्योंकि पुष्पा सिंडिकेट का प्रेसिडेंट अपने दम पर बना था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी मंगल के खिलाफ जाने की। लेकिन पुष्पा तो अकेले ही मंगल के घर जाकर मंगल की हवा टाइट कर दी थी और फिर जाकर वो प्रेसिडेंट बना था। दूसरी तरफ जब शेखावत शौक से बाहर आता है तभी उसे ध्यान आता है पुष्पा ने उसके ऊपर पेशाब किया था। इसलिए ये बात सुनकर शेखावत को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इसलिए अब शेखावत पुष्पा को गोली मारने लगता है। लेकिन पुष्पा भी कम नहीं था, वो भी गन निकालकर शेखावत को मारने लगता है। पर इस बार एमएलए और जक्का रेड्डी मिलकर पुष्पा को शांत करते हैं, क्योंकि पुष्पा के पास करोड़ों का माल पड़ा था। अगर वो मारा गया तो सिंडिकेट का क्या होता। ये बात सुनकर शेखावत भी बोलता है वो पुष्पा का सारा माल हड़प लेगा और फिर से उसे मजदूर बनने पर मजबूर कर देगा। शेखावत की बात सुनकर पुष्पा भी चैलेंज देता है
2000 टन में से शेखावत ने अगर एक भी लकड़ा पकड़ लिया तो पुष्पा खुद सिंडिकेट छोड़कर मजदूरी करेगा। साथ ही वो शेखावत को दिन और समय भी बता देता है कि किस वक्त और किस दिन वो माल लेकर जाएगा। ये सब बोलने के बाद ही पुष्पा को शांति मिलती है, क्योंकि पुष्पा कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। आगे देखते हैं, शेखावत शहर जाने वाले सारे चेक पोस्ट पर बहुत कड़ा पहरा कर देता है और खुद एक ब्रिज पर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पुष्पा के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन जैसे ही शेखावत बोतल को नदी में फेंकता है, बोतल टूटने की आवाज आती है। ये सुनकर जब शेखावत नदी में देखता है तो नदी पूरी तरह से सूखी हुई थी, जिसका मतलब था नदी पार करने के लिए ट्रकों को ब्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। तभी क्या देखते हैं, सारे ट्रक रोड को छोड़कर नदी के रास्ते ही जा रही थी और पुष्पा सभी को गाइड कर रहा था। वैसे आपको बता दूं, ये वही सूखी हुई नदी थी जिसके डैम के पानी को पुष्पा ने बंद करा दिया था, जिस कारण नदी पूरी तरह से सूख चुकी थी। खैर, नदी सूखी हुई देखकर शेखावत को भी समझते देर नहीं लगती कि सारा माल नदी के रास्ते जा रहा है। इसलिए अब शेखावत सारे पुलिस फोर्स को नदी की तरफ घुमा लेने बोलती है। इधर जब पुष्पा को पता चलता है पुलिस नदी की तरफ भी आ रही है, तो पुष्पा पुलिस को किसी न किसी बहाने से रोड पर ही रोक देता है। कहीं पर रास्ते में हाथियां खड़ा कर, तो कहीं पर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर। लेकिन फिर भी एक फोर्स नदी में उतर जाती है, तो इस बार पुष्पा डैम के पानी को ही खोलवाने का ऑर्डर दे देता है, जिस कारण जीप के पहिए छोटे होने की वजह से नदी में ही फंस जाती है और सारा ट्रक रोड पर चढ़ जाता है। इसलिए अब शेखावत अकेले ही दौड़ता हुआ ट्रकों के पास जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त शेखावत देखता है बहुत सारी बैलगाड़ियां चेन्नई की तरफ जा रही थी। इसलिए अब शेखावत सारे बैलगाड़ियों को रास्ते में रोककर ट्रक के सामने ही खड़ा कर इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब ट्रक वहां पर आती है तो शेखावत सामने ही खड़ा था। ये बात सुनकर पुष्पा सारे लोगों को ट्रक को छोड़कर कूद जाने बोलता है, क्योंकि पुष्पा के लिए मजदूरों की जान ज्यादा कीमती थी। लोग भी ऐसा ही करते हैं, सभी लोग ट्रक से कूद जाते हैं और शेखावत सारे ट्रक पर गोलियां चलाकर उसे रोक देता है, जिस कारण होता यह है कि सारे ट्रक के साथ लकड़ियां भी पकड़ी जाती है। इधर थाने में आकर शेखावत फिर से खुशियां मनाने लगता है, ये बोलकर कि उसने पुष्पा के सारे माल को पकड़ लिया है। लेकिन जब मंगल उस माल को चेक करता है तो पता चलता है वो लकड़ियां तो लाल चंदन है ही नहीं, वो सैंड्रा नाम की कोई लकड़ी है जो सिर्फ ऊपर से ही लाल दिखता है, बल्कि लाल चंदन की लकड़ियां पूरा लाल होती है। इतने में वहां पर मुर्गन का भी फोन आता है, जो बताता है सारा माल चेन्नई पहुंच चुका है। ये सुनकर तो शेखावत के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से लग रहा था एक चिट्ठी भी जंगल से बाहर नहीं गई थी। पर वो उसी वक्त बाहर आकर देखता है तो बहुत सारी बैल बिना गाड़ियों के ही वापस आ रही थी। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले एक बैलगाड़ी खींचकर लाते हैं, जिसे शेखावत जब खरोच कर देखता है तो पूरी गाड़ी ही लाल चंदन की बनी हुई थी। ये देखकर शेखावत को समझते देर नहीं लगता कि जिस बैलगाड़ियों को उसने रोका था वो गाड़ियां ही चंदन की बनी हुई थी। खैर, यहाँ पर शेखावत अभी भी हार नहीं मानता, क्योंकि अभी माल सिर्फ चेन्नई ही पहुंचा था, चाइना नहीं। लेकिन पुष्पा बोलता है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ ही पुष्पा वो गाड़ी भी धमाके से जला देता है जिसे पुलिस वाले लेकर आए थे, क्योंकि पुष्पा ने चैलेंज किया था वो एक लकड़ी का टुकड़ा भी शेखावत के हाथ नहीं लगने देगा। आगे देखते हैं, पुष्पा अपने पूरी फैमिली के साथ मंदिर जाता है पूजा करने के लिए। तभी पूजा करते वक्त बाई को बेहोश हो जाती है। जब घर के बुजुर्ग पुष्पा का हालचाल पूछते हैं तो पता चलता है पुष्पा माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो पुष्पा काली माँ का रूप लेकर एक तांडव करने लगता है, जिसमें कलश उठाकर नाचना, अंगारों पर चलना वगैरह वगैरह शामिल था। बाई को जब ये देखती है तो उसे रोक देती है और इस तरह से नाचने की वजह पूछती है। तो पुष्पा भी बताता है उसने काली माँ से बेटा नहीं बल्कि बेटी चाहिए थी, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो वो बेटे को खानदान का नाम नहीं दे पाएगा, लेकिन बेटी हुई तो कम से कम उसे शादी के बाद खानदान का नाम तो मिलेगा। ये सुनकर बाई को पुष्पा को संभालती है और फिर हमें यहीं पर एक शानदार सॉन्ग सुनने को मिलता है, अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा शामे। गाने खत्म होने के बाद उस मेले में कुछ लड़के आते हैं,
काली माँ का भेष धारण करके। साथ ही वे लोग एक लड़की को छेड़ने भी लगते हैं, ये भूलकर कि आखिर वो लड़की है या लड़का। पुष्पा जब ही देखता है तो वो तुरंत ही वहाँ पर आकर सभी से फाइट करना शुरू कर देता है। कुछ देर फाइट करने के बाद मेले में मोहन भी आ जाता है और उन लोगों को छोड़ देने के लिए बोलता है। साथ ही वो पुष्पा को बहुत ही भला बुरा भी बोलता है। उसे लग रहा था पुष्पा ये सब उसके खानदान का नाम हासिल करने के लिए कर रहा है, क्योंकि जिस लड़के को पुष्पा ने बचाया था वो मोहन की बेटी थी। ये सुनकर बाई को चुप नहीं रहती और मोहन को बहुत ही सुनाती है, ये बोलकर कि अगर वो लड़की मोहन की बेटी की जगह किसी और को भी छेड़ता तो पुष्पा उससे भी बचाता। ये सब बातें सुनाकर बाई को पुष्पा को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मंगल, श्रीनु और शेखावत सीएम से मिलने आते हैं और बताते हैं सितप्पा सीएम बनने के बहुत ही करीब है, क्योंकि पुष्पा के सहारे सितप्पा सारे एमएलए की सीटों को खरीद चुका था। सिर्फ पैसे देने बाकी थे। अगर माल पहुंच गया और पैसे आ गए तो सारा सीट पुष्पा के जेब में चली जाती। इसलिए शेखावत सीएम को तमिलनाडु के सीएम से सपोर्ट लेने बोलता है, क्योंकि माल अभी चेन्नई में ही था। साथ ही शेखावत का एक आदमी जक्का रेड्डी का पीछा भी कर रहा था ताकि पता चल सके माल कहाँ पर है। कुछ देर इंतजार करने के बाद शेखावत को पता चलता है माल रामेश्वरम में है। इसलिए अब शेखावत भी सीएम से परमिशन लेकर रामेश्वरम पहुंच जाता है और समुद्र के पास जितनी भी बोट खड़ी थी उसमें चेक करने लगता है, पर वहाँ लाल चंदन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। इसलिए अब शेखावत पानी के नीचे चेक करने बोलता है और खुद भी पानी में जाकर चेक करने लगता है। तभी वो देखता है सारी लाल चंदन की बैलगाड़ियां पानी के नीचे ही थी। लेकिन इतने में अचानक से सारे लोग बोट को स्टार्ट कर ले जाने लगते हैं, जिसमें शेखावत पानी में ही किसी जाल में फंस जाता है। मगर कुछ देर छुड़ाने के बाद जब वो बाहर आता है तो सारी बोट निकल चुकी थी। इसलिए अब शेखावत भी एक बोट से सारे बोट का पीछा करने लगता है। लेकिन शेखावत के वहां पहुंचने से पहले सारे बोट श्रीलंका के बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। पर शेखावत जब बॉर्डर के पार जाने की कोशिश की तो श्रीलंका के आर्मी वाले शेखावत पर हमला करने लगे, क्योंकि बॉर्डर पार करने वाले जितने भी बोट थे वो फिशिंग बोट्स थी जिन्हें बॉर्डर पार करने का परमिशन था, पर शेखावत की बोट का परमिशन नहीं था। कुछ देर बाद शेखावत देखता है सारा माल अब श्रीलंका पहुंच चुका था, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर ही थी। इधर जैसे ही माल श्रीलंका पहुंचती है, हवाला के जरिए पैसे भी पुष्पा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए पुष्पा के लोग सारे पैसे सोफे में डालकर सारे एमएलए को भी बांट देता है। पैसे बढ़ते ही सितप्पा भी सीएम की शपथ लेता है और सीएम के बनते ही सितप्पा सबसे पहले पुष्पा के घर जाता है उसके साथ खाना खाने के लिए। तभी एक मीडिया वालों में से एक को याद आता है जिस दिन पुष्पा सीएम के साथ फोटो खिंचवाने आया था उसने एक डेट बताई थी 24 जुलाई, और आज वही डेट था जब सीएम उसके घर खाना खाने आने वाले थे। इधर घर आने के बाद बाइको को भी पता चलता है उसके एक फोटो मांगने की वजह से ही पुष्पा ने पूरे सीएम को ही बदल दिया था। साथ ही पुष्पा ने सीएम का शपथ लेने की डेट 24 जुलाई इसलिए चुना था क्योंकि आज उसकी बाइको यानी श्रीवल्ली का बर्थडे था। और फिर इसी खुशी में एक शानदार पार्टी होती है जहां किसी सॉन्ग हमें सुनने को मिलता है। दूसरी तरफ शेखावत सैंड्रा की जितनी लकड़ियों को लाल चंदन समझकर पकड़ा था सारे में आग लगा देता है। साथ ही उस आग में खुद भी जल जाता है, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि शेखावत की पकड़ी हुई सारी लकड़ियां लाल चंद्र की नहीं हैं तो उसकी बहुत ही बेइज्जती होती। इसलिए शेखावत खुद को उसी आग में जला लेता है। अगले दिन जब पुष्पा जागता है तभी उसे पता चलता है मोहन की बेटी कावेरी को कुछ लोगों ने कंप्यूटर क्लास से ही किडनैप कर लिया है। बदले में उन लोगों ने 2 करोड़ की मांग की है। साथ ही उन लोगों ने मोहन को अपना सर गंजा करके पूरे शहर में घूमने भी बोलता है। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये वही लोग थे जो जात्रे में कावेरी को छेड़ रहे थे। पुष्पा के जाने के बाद मोहन ने सारे लोगों को आधा सर से गंजा करके गधे पर बैठाकर घुमाया था। खैर ये सब बात सुनकर पुष्पा भी उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। साथ ही पुष्पा एक टीवी चैनल ऑफिस में जाकर उन लोगों को धमकी भी देता है अगर उन लोगों ने कावेरी को 1 घंटे में वापस नहीं किया तो पुष्पा सारे लोगों को बकरे की तरह जिंदा काट देगा। ये बोलकर
पुष्पा पूरे शहर में जाम करवा देता है और सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कराकर हर एक गाड़ी, हर एक घर को अच्छे से चेक करने बोलता है, चाहे वो किसी का भी हो। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी आकर सितप्पा से भी मिलता है और बताता है किडनैप करने वाला कोई और नहीं, उसका भतीजा है बुक्का रेड्डी, जो कुछ दिन पहले ही जेल से बेल पर बाहर आया था। इसलिए वो सितप्पा के जरिए पुष्पा से छोड़ देने के लिए बोलता है। मगर ये बात सुनकर पुष्पा को तो और भी गुस्सा आ जाता है और उसे भी धमकी दे देता है। लेकिन इतने में वहाँ पर बुक्का रेड्डी का भी फोन आता है, जो पुष्पा को अपनी लोकेशन बताता है और उससे 10 करोड़ की मांग करता है। साथ ही पैसे लेकर वो पुष्पा को अकेले ही आने बोलता है, जिसके बाद तो पुष्पा बिना कुछ सोचे समझे अकेले ही जाने लगता है। मगर जाते जाते बाई को बोलती है, पाप और पुण्य की बातें सब गंगा माता पर छोड़ देना, मगर कावेरी को कुछ भी हुआ तो किसी को जिंदा मत छोड़ना। ये सुनकर तो पुष्पा वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही देर बाद बुक्का रेड्डी के पास पैसा लेकर पहुँच भी जाता है। यहाँ आकर पुष्पा सबसे पहले कावेरी के बारे में पूछने लगता है। साथ ही वो ये भी जानता था प्रताप रेड्डी का भतीजा पैसों के लिए तो कावेरी को किडनैप नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो वैसे पैसों की कमी नहीं थी। इसलिए पुष्पा उसकी ख्वाहिश पूछता है तो पता चलता है बुक्का रेड्डी पुष्पा को सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बुलाया था। ये बोलकर बुक्का रेड्डी के लोग पुष्पा को मारना शुरू कर देते हैं, मगर पुष्पा उन लोगों को कुछ नहीं करता और मार खाता रहता है। वो लोग साड़ी पहना कर भी पुष्पा को मारते हैं, तब भी पुष्पा कुछ नहीं करता। बाद में बुक्का रेड्डी के लोगों को पुष्पा को मारकर मन नहीं भरता, तो वे लोग इस बार फिर से कावेरी को सामने लाकर उसके इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग कावेरी के कपड़े फाड़ने लगते हैं, पुष्पा पूरी तरह से पागल हो जाता है और गुस्से में आकर सभी को शेर की तरह नोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उन लोगों ने पुष्पा के हाथ पैर तो बांधे हुए थे। कुछ देर इसी तरह फाइट करने के बाद पुष्पा अपने हाथ पैर भी खोल लेता है और इसी के साथ सभी को तलवार से काटना शुरू कर देता है। भाई लोग, सच बताऊं तो फाइट देखकर कुल पैसे वसूल हो गए थे, क्योंकि इस तरह की फाइट को देखकर गूजबम्स आ रहे थे। वहीं ऐसी फाइट अल्लू अर्जुन की बहुत दिनों बाद देखने को भी मिली थी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो अल्लू अर्जुन ने इस तरह की फाइट पहले किस मूवी में की थी? कमेंट कर जरूर बताना। वैसे फाइट खत्म होने के बाद पुष्पा जैसे ही बुक्का रेड्डी को मारने लगता है, केशव वहाँ पर आकर रोक लेता है, क्योंकि सीएम का कहना था अगर पुष्पा को रोका नहीं गया तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन पुष्पा किसी की भी नहीं सुनता और त्रिशूल को बुक्का रेड्डी के आर पार कर देता है। अगले सीन में देखते हैं प्रताप रेड्डी बदले की आग में अपने भतीजे के साथ साथ अपने भाई का भी श्राद्ध कर रहा था, क्योंकि बुक्का रेड्डी के मरने के बाद वो भी वहाँ पर पहुँच गया था अपने बेटे को बचाने के लिए। मगर उसके सामने ही पुष्पा ने बुक्का रेड्डी को मार दिया था, इसलिए वो बेटे को मरता देखकर कावेरी को मारने लगता है, तो पुष्पा उसे भी जिंदा नहीं छोड़ता। खैर, दूसरी तरफ देखते हैं पुष्पा के यहाँ भी कोई फंक्शन हो रही थी। तभी वहाँ मोहन पहली बार पुष्पा के घर आकर अपनी बेटी के शादी का न्योता देता है और पुष्पा के साथ सारे लोगों को शादी में आने का निमंत्रण देता है। साथ ही वो पुष्पा की माँ से अपनी करतूत के लिए माफी मांगता है, लेकिन पुष्पा मोहन के सामने जाने से मना कर देता है। मगर जिस दिन शादी होने वाली थी, पुष्पा वहाँ पूरे फैमिली के साथ जरूर पहुँचता है, क्योंकि कावेरी ने जिद कर ली थी जब तक पुष्पा चाचा नहीं आएंगे वो शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी के मातम में सारे लोग शामिल हुए थे, यहाँ तक कि जॉली रेड्डी भी। दोस्तों, आपको याद ही होगा जॉली रेड्डी कौन है। मगर उस मातम में प्रताप रेड्डी किसी और के आने का इंतजार कर रहा था, पर वो नहीं आया था, लेकिन उसका मैसेज जरूर आया था। तभी देखते हैं वैसा ही एक मैसेज पुष्पा के घर भी आया था, जिसमें बॉम्ब लगा हुआ था। उसी वक्त देखते हैं एक आदमी जिसका हाथ जला हुआ था, वो बटन दबाकर पुष्पा के पूरे खानदान को बॉम्ब से उड़ा देता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। बाद में हमें अगले पार्ट के बारे में भी बताया जाता है, पुष्पा 3 द रैम्पेज, जो मूवी का 3rd पार्ट होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बॉम्ब से पुष्पा के घर को उड़ाने वाला कौन था? क्या फिर से शेखावत आ चुका था? क्योंकि हमें तो उस आदमी के हाथ जले हुए दिख रहे थे, तो हो सकता है शेखावत मरा ही ना हो, उसे किसी ने बचा लिया हो। दोस्तों, ये जानेंगे हम
अगले पार्ट यानी पुष्पा 3 में। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना। जय हिंद।